Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss set number 6 of English language. It is the previous year question paper of PRT 2019. It is beneficial for all your exams conducted under DSSB board, whether it is PRT, TGT, LDC and Lekpal as well. Now starting from first question, डैश मैन मैनी चिल्ड्रन वर प्रेजेंट। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है जिसमें हमें अप्रोप्राइट प्रीपोजिशन फिल करनी होगी। तो डैश मैन मैनी चिल्ड्रन वर प्रेजेंट, यानी कि मैन के अलावा यहाँ, यानी कि मैन के साथ साथ यहाँ बहुत सारे बच्चे भी उपस्थित थे। तो यहाँ की इन एडिशन टू, इसका मतलब क्या होता है मैन के साथ साथ। तो इसका मतलब क्या होगा बिसाइड, बिसाइड्स, इन या फिर नन ऑफ दीज। इसमें किसका यूज़ होगा? तो यहाँ मैन के साथ साथ, तो इसकी इंग्लिश होती है बिसाइड्स। तो बिसाइड्स मैन मैनी चिल्ड्रन वर प्रेजेंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ से सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। बिसाइड्स का मतलब जो होता है, बिसाइड्स एक प्रीपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू और एज वेल एज समबडी और समथिंग, मतलब किसी चीज़ के साथ साथ। जैसे यहाँ लिखा है साफ, आप देख सकते हैं मैन के साथ साथ बच्चे भी उपस्थित थे। तो बिसाइड्स मैन, यहाँ हम क्या यूज़ कर सकते हैं बिसाइड्स मैन, यानी कि मैन के साथ साथ बच्चे भी उपस्थित थे। तो बिसाइड्स मैन मैनी चिल्ड्रन वर प्रेजेंट। लेकिन बिसाइड का यूज़ कब होता है? तो बिसाइड का यूज़ होता है के बगल में, के बराबर में, या फिर नेक्स्ट टू। ठीक, कोई चीज़ किसी के बराबर में रखी हो या फिर कोई किसी के बराबर में बैठा हो, तब हम बिसाइड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ कह सकते हैं कि जैसे वह मेरे बराबर में बैठी है, तो शी सिट्स, SITS, सिट्स बिसाइड मी, बिसाइड मी। तो यहाँ आपको इसका यूज़ समझ में आ गया होगा हम कब किस बिसाइड का यूज़ करते हैं। तो बिसाइड जिसमें एस नहीं लगा है उसमें हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू मतलब के बराबर में, जैसे शी सिट्स बिसाइड मी, वह मेरे बराबर में बैठती है, तो शी सिट्स बिसाइड मी। लेकिन हमने बिसाइड का यूज़, बिसाइड्स एस वाला जो है उसका यूज़ कब किया? तो बिसाइड्स का यूज़ के साथ साथ, जैसे के साथ साथ यानी कि इन एडिशन टू, जैसे मैन के साथ साथ चिल्ड्रन भी वहाँ उपस्थित है, तो हमने यूज़ किया बिसाइड्स मैन मैनी चिल्ड्रन वर प्रेजेंट। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका ऑप्शन पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है दे मार्च्ड डैश द स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब होता है गली। तो गली में उन्होंने क्या काम किया? मार्च किया। मार्च मतलब कदम ताल से चलते हैं ना, उसको कहते हैं मार्च। तो दे मार्च्ड डैश द स्ट्रीट। तो इन द स्ट्रीट या इन टू द स्ट्रीट या एट द स्ट्रीट या बाई द स्ट्रीट। तो दे मार्च्ड इन, यानी कि गली में घुसकर तो करेंगे नहीं, जो हम इनका यूज़ करेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। इनका यूज़ मतलब मैं होता है अंदर किसी चीज़ के, जैसे इन द बॉक्स, तो बॉक्स के अंदर। तो इन द स्ट्रीट यानी कि स्ट्रीट के अंदर घुसकर तो मार्च करेंगे नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया। एट का यूज़ कब होता है? एट का यूज़ तब होता है जब कोई पॉइंट ऑफ प्लेस हो, जैसे माई हाउस इज़ एट एटा, और तो हमारा हाउस जैसे एटा में है तो हमने एट एटा। तो ही इज़ वेटिंग एट मी, सॉरी ही इज़ वेटिंग फॉर मी एट होटल। तो होटल पर तो निश्चित है, ये किसी मूव नहीं कर रहा है, किसी निश्चित स्थान है, तो उसके लिए हम एट का यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ मोशन यानी कि मूवमेंट होता है, कहीं गति होती है, तब हम इनटू का यूज़ करते हैं। तो इसलिए दे मार्च्ड इनटू द स्ट्रीट, वो मार्च यानी कि कदम ताल से चल रहे हैं, कहाँ पर? गली में। तो इनटू द स्ट्रीट, क्योंकि यहाँ मूवमेंट के साथ चल रहे हैं, गति के साथ चल रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ इनटू का यूज़ किया। तो दे मार्च्ड इनटू द स्ट्रीट। फ्रेंड्स, हम इनटू का यूज़ पहले भी देख चुके हैं, तो इसलिए आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। इनटू जैसे कैट जम्प्ड इनटू द वेल, हम यहाँ से यूज़ करते हैं कैट जम्प्ड इनटू द वेल। तो हमने इनटू द वेल, जैसे बिल्ली कुएं में कूदी, तो यहाँ कैट ने जंप करने में मूवमेंट किया होगा, यानी कि गति हुई है, तो इसलिए हमने यहाँ इनटू का यूज़ किया है। द कैट जम्प्ड इनटू द वेल। यहाँ आपको केवल वो लोग इन लिख के दे देंगे, द कैट जम्प्ड इन द वेल, तो आपको समझ जाना है इन द वेल, यहाँ जंप करने में मूवमेंट हुआ है, इसलिए यहाँ इन का यूज़ नहीं हुआ, इनटू का यूज़ हुआ, क्योंकि मूवमेंट हुआ है। जहाँ भी गति होती है वहाँ इनटू का यूज़ करते हैं, इसलिए दे मार्च्ड इनटू द स्ट्रीट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं, ये सॉल्यूशन लिखा है, आप यहाँ से पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है वॉइस चेंज करना है आपको, चेंज द वॉइस। तो वाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर।
तो तुम्हारे भाई ने ये ऐसा लेटर क्यों लिखा था, वाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर। तो इसमें वॉइस चेंज हम कैसे करते हैं, तो वॉइस आते होंगे तो आप कर लेंगे, लेकिन वॉइस की अलग से क्लास आपको प्रोवाइड जल्दी ही की जाएगी, आप वहाँ से सीख लेना। और यहाँ से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि डिड का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं। वाई का तो वाई ही रहता है, आपको अगर पता हो तो क्वेश्चन में। तो पहला तो कट गया क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, और पैसिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड का ऐसे ही लगा रहता है, वाई वाई वाई। इन तीनों में से सच होगा, कोई भी सही होगा इन तीनों में से। फिर डिड को हम किस में, वॉज और वर में कन्वर्ट कर देते हैं, और वॉज और वर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वाई वॉज, तो यहाँ वॉज ये लगा है, वुड तो कट गया, वुड वाई, वॉज का वुड तो होगा नहीं, डिड का डिड भी नहीं होता, क्योंकि पैसिव वॉइस में आपको पता है डिड का किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकंड फॉर्म जो होती है वो वॉज वर में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ से वैसे ही आगे पूरा करना भी नहीं पड़ा, हमें यहीं से पता लग गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको करना है आगे तो हम देख लेते हैं, वाई फिर डिड को वॉज में कन्वर्ट हो गया। फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सच ए लेटर। सच ए लेटर को हमने यहाँ ले आए सब्जेक्ट के रूप में, तो वाई वॉज सच ए लेटर। फिर राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, इसलिए रिटन। और ये जो सब्जेक्ट है इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में ले गए, तो बाय योर ब्रदर। तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं एक बार। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन जो पैसिव वॉइस का है, सम बॉयज़ वर हेल्पिंग द वाउंडेड मैन। कुछ जो बॉयज़ थे वो हेल्प कर रहे थे वाउंडेड मैन की। वाउंडेड मतलब जिसको घाव था उस मैन की हेल्प कर रहे थे, उसके चोट लग गई थी। तो इसमें हम पैसिव वॉइस के रूप में, जैसे हमने अभी बताया था, वाउंडेड मैन, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे, सबसे पहले ले आएंगे। तो द वाउंडेड मैन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि पहला वाला कट गया, ये गलत है। इन तीनों में से हमारा कोई सही हो सकता है, देखते हैं। तो वाउंडेड मैन, और इसके साथ वाउंडेड मैन सिंगुलर है इसलिए वाज का यूज़ होगा, तो वाज ये वाला करेक्ट है। और ये विल तो बिल्कुल गलत है, इस भी गलत है। तो देखो आप यहाँ से इतना सरल पूछते हैं, आपको पूरा करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा भी अगर आता है कि पैसिव वॉइस में क्या होता है तो आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपली हम यहाँ से सॉल्व कर चुके हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन आगे अगर देखें तो जैसे द वाउंडेड मैन वॉज, और आईएनजी को हम बीइंग में कन्वर्ट कर देते हैं पैसिव वॉइस में, बीइंग। और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और यहाँ सम बॉयज़ जो यहाँ सब्जेक्ट था उसको हम बाई सम बॉयज़ को ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ ले आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों जो पैसिव वॉइस होता है बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, अगर आपको इसकी क्लास लेनी है तो आपको जल्दी ही क्लास इसकी मिलने वाली है, आपको कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है फ्रेजल वर्ब आपको फिल करनी होगी, कौन सी करेक्ट होगी। तो प्लीज़ डोंट डैश आवर कन्वर्सेशन। तो हमारी कन्वर्सेशन यानी कि बातों के बीच प्लीज़ डोंट यानी कि क्या मत करो, विघ्न मत डालो, यानी कि प्लीज़ डोंट ब्रेक इन या ब्रेक इनटू या ब्रेक इन ऑन या ब्रेक आउट, क्या हो सकता है। तो फ्रेजल वर्ब आपको आती होगी तो आप बिल्कुल सही कर पाएंगे। ब्रेक इन और ब्रेक इनटू का यूज़ तो कैसे भी नहीं होगा, क्योंकि ये जब चोर घर में घुस जाते हैं तो हम ब्रेक इन और ब्रेक इनटू का यूज़ करते हैं। तो ये कैसे यूज़ करते हैं ये अभी बाद में सीखेंगे। फ्रेजल वर्ब आपको बहुत ही जल्दी इसकी क्लास मिलने वाली है, 1-2 दिन में। तब तक के लिए आप अभी इसको देख लेना, इसको तो काट लेना बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। और प्लीज़ डोंट ब्रेक इन ऑन ये भी सही होगा, क्योंकि ब्रेक आउट का यूज़ कब होता है, जब कोई पेंडेमिक फैल जाती है तो ब्रेक आउट का यूज़ करते हैं, तो ये भी गलत है। यानी कि ब्रेक इन ऑन, प्लीज़ डोंट ब्रेक इन ऑन आवर कन्वर्सेशन, हमें हमारी बातचीत के दौरान क्या है, विघ्न मत डालो या रुकावट मत डालो। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ब्रेक इन ऑन, प्लीज़ डोंट ब्रेक इन ऑन आर कन्वर्सेशन। यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ब्रेक इन ऑन का यूज़ हमने कब किया है, इसका प्रयोग ब्रेक इन ऑन का यूज़ जो होता है वो इंटरप्ट और डिस्टर्ब के रूप में किया जाता है। अगर रुकावट या बाधा डालना है तो उसमें ब्रेक इन ऑन का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ प्लीज़ डोंट ब्रेक इन ऑन आर कन्वर्सेशन, हमारी जो बातचीत है उसके दौरान विघ्न मत डालो, इंटरप्ट मत करो, डिस्टर्ब मत करो, तो हमने ब्रेक इन ऑन का यूज़ किया है। और यहाँ ब्रेक इनटू का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे यहाँ दिया गया है ज़बरदस्ती घुसाना, और ब्रेक आउट का यूज़ भाग निकलना, ब्रेक इन का यूज़ ताला तोड़कर घुसना। तो यहाँ से देख सकते हैं ये चारों का मीनिंग दिया गया है फ्रेजल वर्ब का। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन जो फिर से फ्रेजल वर्ब का है, वी हैड टू डैश पाउडर्ड मिल्क एज फ्रेश मिल्क वॉज नॉट अवेलेबल।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैड टू डैश पाउडर्ड मिल्क, यानी कि हमें पाउडर के मिल्क पर रहना पड़ेगा निर्भर, एस क्योंकि फ्रेश मिल्क वॉज नॉट अवेलेबल, क्योंकि यहाँ क्या है, फ्रेश मिल्क ताज़ा जो मिल्क है वो अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो हम किसका यूज़ करेंगे, वी हैड टू फॉल बैक, फॉल आउट, फॉल बैक ऑन या फॉल ऑफ, तो किसका यूज़ होगा यहाँ, हमें निर्भर रहना पड़ेगा, तो यहाँ फॉल बैक ऑन। वी हैड टू फॉल बैक ऑन पाउडर्ड मिल्क, हमें पाउडर के मिल्क पर फॉल बैक ऑन निर्भर रहना पड़ेगा, एज क्योंकि फ्रेश मिल्क अवेलेबल नहीं है। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं। फॉल बैक ऑन का यूज़ कब होता है, फॉल बैक ऑन का यूज़ टू हैव रिकोर्स टू व्हेन इन डिफ़िकल्टी, मतलब जब मुसीबत हो तो उसमें किसी चीज़ को मजबूरी में यूज़ करना, रिकोर्स करना, उपयोग करना, तो उसके लिए हम फॉल बैक ऑन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था होल सिटी वेंट आउट टू सी द विक्टोरियस जनरल। तो यहाँ अप्रोप्रिएट फिगर ऑफ स्पीच हमें देखनी होगी। तो फिगर ऑफ स्पीच जो इम्पोर्टेंट आपसे पूछी जाती हैं फ्रिक्वेंटली, जो KVS में या फिर DSSB और रीट के एग्ज़ाम में आपसे ये पूछी गई हैं फिगर ऑफ स्पीच, तो वो हम लेके आए हैं। वैसे फिगर ऑफ स्पीच तो बहुत सारी होती हैं, इंटरमीडिएट में आपने पढ़ी हो तो फिगर ऑफ स्पीच की जो क्लास है वो आपको अलग से प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन अभी के लिए जो फिगर ऑफ स्पीच आपसे बार बार पूछी गई है तो वो हम आपको यहाँ कवर करा देते हैं। तो ये कुछ फिगर ऑफ स्पीच हैं जो आपसे पूछी गई हैं, बहुत ज़्यादा बार बार पूछी जाती हैं। तो इन्हीं में से पूछी जाती हैं फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली, मेटाफर, तो वो ज़माना गया क्योंकि वो बहुत इजी होती हैं। ये जो हम लेके आए हैं ये थोड़ा एडवांस लेवल की हैं और यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ छोड़ेंगे नहीं, आपको अलग से टॉपिक में पूरा फिगर ऑफ स्पीच कवर करवा देंगे, लेकिन अभी के लिए इन्हीं टॉपिक में से आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहीं कवर कर लीजिए आप। मेटोनिमी, अच्छा छोड़ेंगे नहीं, जो बचेगी वो भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा देंगे। तो मेटोनिमी क्या है, मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें वन वर्ड और फ्रेज इज सब्सटीट्यूटेड फॉर अनदर विद विच इट इज़ क्लोजली रिलेटेड। मेटोनिमी क्या है, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें इन विच वन वर्ड और फ्रेज इज सब्सटीट्यूटेड, जिसमें हम किसी एक शब्द का प्रतिस्थापन कर देते हैं किससे, जो इससे क्लोजली एसोसिएटेड होता है उससे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि हम US प्रेसिडेंट की जगह US प्रेसिडेंट का ना यूज़ करते हुए वाइट हाउस का यूज़ कर देते हैं। जैसे US प्रेसिडेंट किस में रहता है, वाइट हाउस में, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है जो वाइट हाउस में रहता है। तो हम अगर यूज़ करें कि जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये ऑर्डर निकाला, तो हम अमेरिका के राष्ट्रपति ना कह कर के हम वाइट हाउस कह देते हैं कि वाइट हाउस से ये ऑर्डर पास किया हुआ है। तो हमने वाइट हाउस का यूज़ किया है बजाय किसके, US प्रेसिडेंट के। तो हमने इसको सब्सटीट्यूट किया है, सब्सटीट्यूट मतलब प्रतिस्थापित किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच है इसमें। ऐसे हम यहाँ देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल आपको बहुत सारे दिए गए हैं। आई एन्जॉय रीडिंग शेक्सपियर, तो मैं शेक्सपियर को रीड करना पसंद करता हूँ। तो शेक्सपियर तो इंसान है, उसको कोई कैसे रीड करेगा, लेकिन इसका मतलब अगर सेंस निकालें तो यही होगा कि शेक्सपियर के प्लेस को, यानी कि शेक्सपियर का जो राइटिंग वर्क है उसको पढ़ना पसंद करता हूँ। तो यहाँ हमने उसकी प्लेस को या फिर उसकी रीडिंग पोइट्रीज़ को ना लिख करके हमने शेक्सपियर को लिख दिया है। तो यहाँ हमने सब्सटीट्यूट किया है एट्रीब्यूट का। एट्रीब्यूट क्या होता है, किसी भी राइटर को कह देते हैं जिसका वर्क होता है, यहाँ लिखा है एट्रीब्यूट का मतलब आप समझ सकते हैं क्रिएटर ऑफ ए वर्क। किसी भी वर्क या आर्ट का जो क्रिएटर होता है उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे शेक्सपियर का कोई भी प्ले है तो उसके प्ले का नाम ना लिख करके हमने शेक्सपियर नाम लिख दिया है, तो उसको हमने क्या काम किया है, सब्सटीट्यूट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ आई एन्जॉय रीडिंग शेक्सपियर। द मिनिस्टर ऑफ द क्राउन, अब हमने द मिनिस्टर ऑफ द किंग या क्वीन, किसी भी दरबार का या किंग का, किसी राजा का कोई मंत्री है तो हमने उसको द मिनिस्टर ऑफ द किंग ना कह करके मिनिस्टर ऑफ द क्राउन कह दिया है, क्योंकि किंग जो है उसी के पास तो क्राउन होता है, ताज जिसे हम बोलते हैं। तो हम ताज क्योंकि किंग के सर पर होता है ताज, तो हमने किंग ना बोल करके क्राउन बोल दिया है। तो मिनिस्टर ऑफ द क्राउन यानी कि मिनिस्टर मंत्री किसका, ताज का मंत्री, क्राउन का मंत्री। तो यहाँ से हम सब्सटीट्यूट किया है किस वर्ड को, क्राउन वर्ड को यहाँ लगा दिया है बजाय किसके, किंग या क्वीन के। तो यहाँ आप समझ सकते हैं। ऐसी प्लीज़ क्लीन द ब्रास, ब्रास को क्लीन कीजिए। अब ब्रास, पीतल तो बहुत सारी है, ब्रास का मतलब पीतल होता है, इसका मतलब ये है कि पीतल की वस्तुओं को क्लीन कीजिए।
तो इसका मतलब हमने यहाँ प्रतिस्थापन किया है ब्रास का। ऐसे यहाँ देख सकते हैं ओवल रूम वाज सोर्स ऑफ वाटर गेट, तो ओवल रूम हमने यूज़ किया है यूएस प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए। ऐसे यहाँ माई फ्रेंड प्लेस बटहोवन ब्यूटीफुली, तो बटहोवन क्या है, एक राइटर का नाम है जो म्यूजिशियन का नाम है। तो म्यूजिशियन को थोड़ी ना प्ले करोगे, उसके म्यूज़िक को ही तो बजाओगे। तो हमने यहाँ यूज़ कर दिया उसका नाम का। तो यहाँ आप देख सकते हैं इन सभी में क्या है, मेटोनिमी है। तो ये चीज़ मेटोनिमी कहलाती है। नेक्स्ट है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है, तो एंटीथेसिस में यहाँ देख सकते हैं ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें सिंपल कॉन्ट्रास्ट होता है। कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास होता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं मैन टू एयर इज़ ह्यूमन और टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। मतलब गलती करना क्या होता है, वो तो मानव का काम होता है, लेकिन टू फॉरगिव माफ़ करना किसका काम होता है, डिवाइन, वो दैवीय काम होता है या फिर वो देवताओं का काम होता है। तो यहाँ एक ही चीज़ का आपको कॉन्ट्रास्ट दिखाई दे रहा है। कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास। तो ये चीज़ क्या होती है, एंटीथेसिस कहलाती है, जहाँ दो चीज़ें आपको दिखाई देंगी पैरेलल रूप में और यहाँ आपको पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर दिखाई देगा, लेकिन दोनों आपको अपोजिंग क्लाउजेस दिखाई देंगे। जैसे यहाँ एरर और फॉरगिव, मतलब कोई गलती करता है और कोई माफ़ करता है। तो ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, अपोजिंग क्लाउजेस आपको दिखाई दे रहे हैं और अगेंस्ट है एक दूसरे के। ये चीज़ आपको यहाँ दिखाई देगी एंटीथेसिस में। बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल के जरिए आप बिल्कुल समझ सकते हैं। जैसे नेक्स्ट आपको लिखा है यहाँ इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम और इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम। यहाँ टाइम को एक जगह बेस्ट कहा गया है और उसी टाइम को दूसरी जगह वर्स्ट कह दिया गया है। तो यहाँ क्या है, एंटीथेसिस है। आगे इट वाज द एज ऑफ विजडम, ये कैसी है, बुद्धिमानों की एज है। और इट वाज द एज ऑफ फुलिशनेस, यानी कि फुलिशनेस मूर्खों का ये काल चल रहा है। तो एक ही में आपको बुद्धिमान और यही एज को इसी जो समय चल रहा है इसी को हमने फुलिशनेस कह दिया, यानी कि मूर्खों का काल भी कह दिया है। तो यहाँ भाई एंटीथेसिस है, यानी कि टू कॉन्ट्रास्टिंग जो थिंग्स दिखाई गई हैं वो चीज़ जहाँ दिखाई जाती हैं वहाँ एंटीथेसिस होता है। गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस, मतलब सभी की सुनो, सभी को सुनो बट कहो केवल कुछ ही लोगों से। तो यहाँ भी आपको कॉन्ट्रास्ट दिखाई दे रहा है। दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जॉइंट स्टेप फॉर मैनकाइंड। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो मून पर पहला कदम रखे थे तो उन्होंने एक बात कही थी, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन। किसी की एक मनुष्य के लिए ये भले ही एक छोटा सा कदम हो सकता है चांद पर कदम रखना, लेकिन पूरी मानवता के लिए, मैनकाइंड के लिए ये एक जॉइंट स्टेप है। जॉइंट मतलब बहुत बड़ा कदम है। तो यहाँ एक ही चीज़ को कॉन्ट्रास्ट में दिखाया गया है, तो यहाँ एंटीथेसिस है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है यूफेमिज्म। तो यूफेमिज्म में जो होता है वो यूजिंग ऑफ वर्ड्स इंस्टेड ऑफ हार्श, मतलब सॉफ्ट वर्ड का यूज़ हम करते हैं हार्श या अनप्लीजेंट वर्ड का। जो भी से मतलब कहने में अनप्लीजेंट लगता है, जो अच्छा नहीं लगता है या हर्ष कठोर लगता है, उसके बजाय हम कुछ सिंपल वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, या इमेजिनेटिव मैनर में कह सकते हैं। इमेजिनेटिव मैनर में हम उस चीज़ को कह सकते हैं जिसका लिटरल मीनिंग, हम लिटरल सेंस जो होता है डायरेक्ट उसमें ना कह करके हम इमेजिनेटिव सेंस में कह सकते हैं। जैसे यहाँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखाई दे रहे होंगे। तो इस एग्जाम्पल को आप देखिए, किक द बकेट इंस्टेड ऑफ डाई। अगर कोई मर जाता है, जैसे माई अंकल किक्ड द बकेट, तो इसका मतलब क्या है, उनकी मृत्यु हो गई है। तो हमने डाई का यूज़ ना करके के किक्ड द बकेट का यूज़ कर दिया है। इसी तरह पास्ड अवे, मतलब कोई मर जाता है, डाइड हो गया है, तो उसको हमने पास्ड अवे कर दिया, ही पास्ड अवे, वह मर गया है। तो हमने डाइड का यूज़ ना करके पास्ड अवे का यूज़ कर दिया, क्योंकि मरना अच्छा नहीं लगता। ऐसे एबॉर्शन का यूज़ ना करके हमने प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का यूज़ कर दिया। अगर गर्भपात, इसको शायद हिंदी में गर्भपाती कहते हैं, तो एबॉर्शन का हम यूज़ ना करके प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का यूज़ कर देते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ यूथेनाइज का यूज़ ना करके हमने पुट टू स्लीप। अगर किसी को इच्छा मृत्यु देते हैं, इच्छा मृत्यु नहीं, किसी को, जैसे अगर कोई बहुत दिन से मरने वाला है लेकिन मर नहीं रहा है और वो तड़फ रहा है, तो उसको ऐसी मृत्यु दे दी जाए जिससे वो आसानी से मर जाए, तो उसको कहते हैं पुट टू स्लीप। तो हम कह सकते हैं पुट टू स्लीप यूफेनाइज की जगह। ऐसी बेल्ट, कोई गंजा हो रहा है तो हमने उसको मून लैंडिंग कह दिया। ऐसी कोई पिए हुए है तो पिए हुए ड्रंकन ना कहकर हमने टिप्सी कह दिया उसको। तो ये सॉफ्ट वर्ड्स हैं, इसका यूज़ हम कर रहे हैं हार्श ऑफ प्लीजेंट वर्ड्स, जो अनप्लीजेंट वर्ड है उसके स्थान पर हमने सॉफ्ट वर्ड्स का यूज़ किया है। तो यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच दिखाई दे रहा है आपको, यूफेमिज्म। यहाँ यूफेनिज्म फिगर ऑफ स्पीच है। ऐसे यहाँ बहुत सारे वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ स्टूपिड ना कह करके हमने मेंटली चैलेंज कह दिया है, अनएम्प्लॉयड ना कह करके बिटवीन जॉब्स कह दिया है,
ऐसे ही सेक्ट किसी को निकाल देना, तो डायरेक्ट निकाल देना, जैसे तो तुम आज से जॉब पे नहीं आओगे, तुम्हें निकाल दिया गया है, तो ऐसे ना कह करके हमने कह दिया शी हैज़ रिजाइंड हर कमीशन। तो रिजाइंड हर कमीशन का मतलब है निकाल देना। प्री लव्ड सोफ़ा, प्री लव्ड का मतलब होता है सेकंड हैंड। अगर आपकी सेकंड हैंड गाड़ी है तो आप कह सकते हैं प्री लव्ड कार। तो प्री सेकंड हैंड अच्छा नहीं लगता तो प्री लव्ड कह दिया है। तो ये सभी क्या है, आपका यूफेमिज्म में आते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो पन आता है। पन का मतलब फ़न, जहाँ भी फ़न दिखाई दे वहाँ आपको पन आप समझ जाना है, यहाँ वहाँ पन का यूज़ हुआ है, PUN पन। तो इसमें क्या होता है, इट मेक्स यूजेस ऑफ वर्ड्स विच हैव मोर देन वन मीनिंग। इसमें पन में क्या होता है, एक ही शब्द का दो या दो से ज़्यादा मीनिंग होते हैं, और इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो ह्यूमरस होता है, मतलब हल्की सी हंसी के लिए या हंसाने के लिए ये चीज़ कही जाती है। और ये प्ले ऑफ वर्ड्स, शब्दों के साथ एक खेल होता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, एग्जाम्पल के जरिए बहुत अच्छा समझ में आएगा। इज़ लाइफ वर्थ लिविंग, ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ज़िंदगी खुशहाल चल रही है। इज़ लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स अपॉन द लीवर। तो ये किस पर डिपेंड करता है, लीवर पर। अब यहाँ आप देख सकते हैं लीवर का मतलब क्या होता है, जिगर, यानी कि यकृत। तो क्या लाइफ अच्छी खासी चल रही है, क्या ये रियली में क्या लीवर पर निर्भर करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द लीवर। तो यहाँ लीवर के दो सेंस है, एक तो जिगर यानी कि यकृत पर निर्भर करता है ये चीज़, या फिर ये लीवर का मतलब होता है खुशहाल व्यक्ति। कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति है, ये उस पर निर्भर करता है कि उसकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। कोई खुश रहना चाहता है तो वो खुश भी रह सकता है, कोई आदमी खुशियों के बावजूद भी सैड रहता है। तो ये चीज़ यहाँ कही गई है, इज़ लाइफ वर्थ लिविंग, क्या लाइफ वर्थ लिविंग है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द लीवर। तो यहाँ लीवर के दो सेंस लग रहे हैं। ऐसे ही यहाँ देख सकते हैं सेकंड एग्जांपल में, एन एलिफेंट्स ओपिनियन कैरीज अ लॉट ऑफ वेट, मतलब कि अगर एलिफेंट यानी कि हाथी की राय जो है वो कैसी रखती है, ए लॉट ऑफ वेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आप ही खुद ही सोचिए, क्या कोई हाथी राय देगा अपनी, और या उसकी राय बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो एलिफेंट ओपिनियन का मतलब है कोई इंटेलिजेंट पर्सन। तो कोई इंटेलिजेंट पर्सन की जो राय है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो कैरीज ए लॉट ऑफ वेट, यानी कि वो बाहर रखती है। तो इसके दो सेंस लग रहे हैं कि नहीं, एलिफेंट ओपिनियन, तो एलिफेंट ओपिनियन तो होगा नहीं इसका मतलब, तो इसका मतलब होगा इंटेलिजेंट पर्सन। तो यहाँ वर्ड्स के साथ यहाँ खेल रहे हैं और ह्यूमरस इफेक्ट आ रहा है, हंसने वाली फीलिंग आ रही है। एन एम्बेसडर इज़ ए मैन, एम्बेसडर जो होता है ना, राजदूत जो बाहर जाकर रहते हैं, तो राजदूत क्या होता है, इज़ ए मैन हु लाइव्स अब्रोड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। तो यहाँ एम्बेसडर के बारे में क्या गया है, एम्बेसडर कौन होता है, एक ऐसा मैन जो लाइज का मतलब आपको पता है झूठ बोलना भी होता है, और लाई का मतलब रहना भी होता है। तो अगर हम पहले सेंस में झूठ बोलने के सेंस में बात करें, तो एम्बेसडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो झूठ बोलता है बहुत ज़्यादा अब्रोड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, अपनी कंट्री के भलाई के लिए, तो वो झूठ बोलता है। और दूसरा सेंस क्या हो गया, रियल सेंस देखें तो उसका मतलब ये होगा कि एम्बेसडर एक ऐसा मैन होता है जो लाइज मतलब रहता है अब्रोड, विदेशों में, फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, अपनी कंट्री के लिए। तो ये था पन। उसके बाद लास्ट जो है फिगर ऑफ स्पीच वो आता है सिनेक्डोग। सिनेक्डोग में क्या होता है, इन विच अ पार्ट ऑफ समथिंग रिप्रेजेंट द होल, मतलब किसी पूरी की पूरी चीज़ को एक छोटा सा पार्ट रिप्रेजेंट करे। अगर हम इस पूरे जो सर्किल है इसको पूरे सर्किल को ना लेकर के इस छोटे से पार्ट को कहते हैं कि ये पूरे सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे यहाँ ए पार्ट ऑफ समथिंग मतलब किसी पूरी चीज़ का कोई एक पार्ट उस पूरी वस्तु को रिप्रेजेंट करे, या फिर इसका ठीक उल्टा, और इट में यूज़ ए होल, यानी कि पूरी की पूरी चीज़ जो है वो रिप्रेजेंट करे एक छोटे से पार्ट को। तो कुछ भी हो सकता है सिनेक्टोट में इसका उल्टा। तो ही हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड, जैसे उसके घर में बहुत सारे लोग हैं खिलाने के लिए, उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारी है। तो हमने यहाँ कह करके ही हैज़ मैनी चिल्ड्रन ना कह करके, पूरे बच्चे ना कह करके, हमने केवल माउथ का यूज़ किया है उनके, और उसके घर में बहुत सारे माउथ हैं फीड खिलाने के लिए उसको, तो बहुत सारी जिम्मेदारी है, तो हमने माउथ का यूज़ किया है। माउथ यानी शरीर का एक पार्ट, केवल माउथ, या ये कोई व्यक्ति है तो हमने इसके पूरे शरीर को ना कह करके, मतलब चिल्ड्रन ना कह करके, हमने उसके माउथ को यूज़ किया है। तो ही हैज़ मैनी माउथ टू फीड, उसके पास बहुत सारे बच्चे हैं खिलाने को, तो हमने माउथ का यूज़ किया है। यहाँ क्या है, सिनेक्टोट। ऐसे ऑल द बेस्ट ब्रेन्स इन यूएसए, तो कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब कि यहाँ यूएसए में जितने भी इंटेलिजेंट पीपल रहते हैं तो हमने उनको इंटेलिजेंट पीपल ना लिख करके हमने ब्रेन्स, बेस्ट ब्रेन्स कह दिया है। तो बेस्ट ब्रेन, कोई आप खुद ही सोचिए, कोई खोपड़ी ऐसी इंटेलिजेंट खोपड़ी घूमेगी क्या, नहीं ना। तो हमने उसको यहाँ क्या कह दिया, ऑल द बेस्ट ब्रेन्स इन यूएसए, कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन यूएसए में इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सका, तो हमने बेस्ट ब्रेन्स कह दिया है। ऐसे ही हमने पूरा का पूरा पर्सन ना कह करके हमने क्या कह दिया, बेस्ट ब्रेन्स। ऐसे ही नेक्स्ट में इंडिया वॉन द फर्स्ट। अच्छा, ये तो चीज़ था पार्ट,
पूरे चीज़ को, पूरे इंसान को एक माउथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे पूरे इंसान को यहाँ ब्रेन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ठीक है, उसका उल्टा होगा। यहाँ पूरा का पूरा इंडिया जो है, इंडिया वॉन द फर्स्ट 2020 मैच अगेंस्ट इंग्लैंड। अब इंडिया जो है इंग्लैंड के विरुद्ध 2020 का पहला मैच जो है वो जीत चुका है। अब ये बताओ आप खुद कि क्या पूरा इंडिया खेला था? केवल इंडिया की जो क्रिकेट टीम है वही तो खेली थी, तो क्रिकेट टीम ना कह करके हमने पूरा इंडिया कह दिया, तो ठीक इसका उल्टा हो गया कि नहीं? तो यहाँ भी स्नेक डॉग है। ही इज़ अ रिच क्रिएचर, तो क्रिएचर में तो प्राणी, बहुत सारे प्राणी आ जाते हैं, लेकिन उसके एक इंडिविजुअल पर्सन के ही इज़ अ रिच मैन ना कह करके हमने क्रिएचर कह दिया, पूरा का पूरा प्राणी जगत। तो हमने यहाँ भी क्या होगा? स्नेक डॉग होगा। तो यहाँ हम 87th क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसमें कहा गया था द होल सिटी वेंट आउट टू सी द विक्टोरियस जनरल। तो यहाँ साफ आपको दिख सकता है इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। द होल सिटी, पूरा का पूरा शहर आया था वेंट आउट टू सी द विक्टोरियस जनरल, यानी कि विक्टोरियस जनरल कोई चीज़ है, कोई पद है जिसमें वो जीत का जश्न बना रहे हैं, और वो पूरा का पूरा शहर उसको देखने आया है, उस जश्न को। तो यहाँ जश्न को देखने आए हैं, ना कि विक्टोरियस जनरल को देखने आए हैं। तो यहाँ आपको मेटोनिमी का यूज़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि मेटोनिमी हमने क्या पढ़ा था, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें वन वर्ड या फ्रेज को सब्सटीट्यूट किया जाता है अनदर वर्ड से जो इससे क्लोजली एसोसिएटेड या रिलेटेड होता है। तो विक्टोरियस जनरल का यूज़ किया है हमने, ना कि पूरे के पूरे उस राजतंत्र जिसमें जश्न बन रहा है उसकी जगह हमने विक्टोरियस जनरल का यूज़ कर दिया है। तो मेटोनिमी है, यहाँ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस जो हैं फिगर ऑफ स्पीच के वो कर पाएंगे। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं, बट इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं दिया है, इसलिए ये मत पढ़ना, जो आपको कवर कराया है वहीं से करना आप। तो यहाँ मेटोनिमी का ही यूज़ होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं मेटोनिमी हमने क्या बताया था, तो उसमें किसी भी एक वर्ड या फ्रेज को सब्सटीट्यूट कर देते हैं ऐसे वर्ड से जो उससे क्लोजली रिलेटेड रहता है। तो जैसे हमने यहाँ विक्टोरियस जनरल का यूज़ किया है, बल्कि पूरे राजतंत्र का जो वर्णन ना कर करके हमने विक्टोरियस जनरल को पूरा सिटी देखने आया है, यानी कि जश्न को देखने आया है, तो जश्न की बजाय हमने विक्टोरियस जनरल का यूज़ करा है। नेक्स्ट है 88th क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है स्पीच इज़ सिल्वर बट साइलेंस इज़ गोल्डन, यानी कि स्पीच बोलना जो है वो तो चांदी है, बट साइलेंस रहना ये क्या है? गोल्डन। ये क्या है? गोल्डन है। तो इसमें कौन सा यूज़ हुआ है आप देख सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट के बारे में हमने बताया था आपको, जहाँ भी कॉन्ट्रास्ट दिखाई दे यानी कि विरोधाभास दिखाई दे, वहाँ कौन सा होता है? एंटीथेसिस। तो यहाँ क्या होगा? एंटीथेसिस। मतलब एक जगह तो बोलने के बारे में टिप्पणी की गई है और दूसरी जगह साइलेंस यानी कि मूक रहने के बारे में टिप्पणी की गई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास आपको देखने को दिखाई दे रहा है यहाँ। तो एंटीथेसिस का यूज़ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बट बेटर समझ के लिए आप अभी जो पढ़ाया था वहीं से देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एंटोनिम पूछा गया है आपसे। एंटोनिम मतलब इसका उल्टा बताना है। सर्कुइटस मतलब किसी चीज़ को राउंड अबाउट वे में कहना, किसी चीज़ को घुमा फिरा कर कहना, तो उसको कहते हैं सर्कुइटस, यानी कि टू से समथिंग इन अ राउंड अबाउट वे, तो इसको कहते हैं सर्कुइटस। तो ठीक इसका उल्टा, यानी कि डायरेक्टली कह देना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। तो यहाँ से इसका आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, यानी कि 90 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है पाइक्वेंट का मतलब क्या होता है? तो पाइकेंट का मतलब क्या होता है? मसालेदार यानी कि चटपटा। पाइकेंट का मतलब हैविंग प्लीजेंटली शार्प टेस्ट और एपेटाइजिंग फ्लेवर, यानी कि मसालेदार या चटपटा को कहते हैं पाइकेंट। तो इसका ठीक उल्टा क्या होता है? बेस्वाद, ब्लैंड, जिसमें कोई स्वाद ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आज के लिए